और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त बड़ी खबर। एसीएस के पाठक से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बातचीत करने वाले हैं। 31 जनवरी तक छुट्टी पर के पाठक इस वक्त हैं। आज सीएम हाउस के पाठक पहुंच सकते हैं, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। 8 जनवरी से छुट्टी पर के पाठक, और अब छुट्टी की तारीख 31 जनवरी तक जैसे बढ़ी, उसके बाद हलचल तेज होती हुई के पाठक को मनाने की कोशिश में अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जुटने की बात सामने आ रही है। के पाठक के इनकार के बाद अब नए अधिकारी को जिम्मा देने की चर्चा भी बेहद तेजी से चलती हुई। अरविंद चौधरी और संदीप पौंड्रिक की चर्चा हो रही है। ये वो दो नाम हैं जो इस रेस में इस वक्त आगे नजर आते हैं। बिल्कुल, तो दोनों में से कोई एक शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बन सकता है, लेकिन फिलहाल के पाठक से बातचीत करने की कोशिश किसी भी वक्त सामान्य प्रशासन विभाग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है इस नए अधिकारी का। लेकिन इस बीच माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बातचीत करेंगे के पाठक से, उनकी नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये खबर सामने आ रही कि के पाठक ने अपनी छुट्टी एक बार फिर से बढ़ा दी है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, के पाठक जिस तरीके की कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, उनकी छुट्टी का एक्सटेंशन या बढ़ाया जाना, उनकी नाराजगी तो अब साफ हो चुकी है। क्या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आज और अब थोड़ी ही वक्त में वो पहुंचेंगे? विभा, देखिए, लगातार जो अधिकारी हैं उनकी टीम के पाठक को मनाने में 2 दिनों से जुटी रही। जैसे ही ये खबर आई है के पाठक ने फिर से छुट्टी की जो अवधि है वो बढ़ा ली है। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य सचिव को उन्होंने पत्र लिख दिया है, जिसमें 31 जनवरी की चर्चा हुई है। खुद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस बात की तस्दीक की कि 31 जनवरी तक के पाठक ने एप्लीकेशन दिया है। जो खबर आ रही है, सामान्य प्रशासन विभाग ने या फिर मुख्य सचिव ने अब तक छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी। इस बीच खबर यह भी है कि के पाठक को अब खुद सीएम नीतीश कुमार ने बुला लिया है। यानी अब नीतीश कुमार आखिरी बार के पाठक से बातचीत करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि आप लौट जाइए विभाग, क्योंकि विभाग में लगातार चर्चा में थे के पाठक, और अच्छे काम के लिए ये कहीं ना कहीं अब बिहार की आम जनता के दिलों पर भी राज करने लगे थे। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अब आखिरी बार प्रयास करेंगे। लेकिन जब के पाठक मुख्यमंत्री के सामने भी इनकार कर देंगे तो सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम भी कर लिया है। और जो 2 नाम है, हमने पहले ही कहा है कि अरविंद चौधरी जो वित्त विभाग में प्रधान सचिव हैं, और इसके साथ साथ उद्योग विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संदीप पौंड्रिक, ये 2 नाम जो है सरकार के स्तर से अब फिलहाल वैकल्पिक रूप से फैसला ले लिया गया है कि इन 2 नाम में से जो है किसी एक को एसीएस। यानी रजनीश, ये मानकर चलें कि जो शिक्षा विभाग है, इस विभाग ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी कर दिया जाएगा अगर मुख्यमंत्री की बात पर एसीएस के पाठक फिर से विभाग में वापस नहीं पहुंचते उसके साथ ही। बिल्कुल, देखिए, दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार इससे पहले भी किसी प्रकार की बात होती थी खुद के पाठक से बातचीत करते थे, और ये अंतिम रूप से के पाठक को फैसला लेना है कि विभाग में रहना है या फिर उन्हें छुट्टी पर जाना है। क्योंकि 31 जनवरी तक छुट्टी पर लंबी अवधि हो जाती है। ऐसे में सीएम जो है आखिरी बार पूछेंगे। अगर के पाठक फाइनली ना कर देते हैं तो निश्चित रूप से इन 2 नामों में एक नाम पर सहमति बनेगी, और आज ही शाम तक उम्मीद रखिए कि सामान्य प्रशासन की तरफ से जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। रजनीश, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसने एसीएस के पाठक जैसे अधिकारी को नाखुश कर दिया, नाराज कर दिया, और अब विभाग मिलकर भी उन्हें मना नहीं पा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से के पाठक लगातार एक्शन, रिएक्शन, सस्पेंशन इसको लेकर जाने जाते थे, उसके बाद जो आजादी से ये काम करना चाहते थे, उस आजादी पर कहीं ना कहीं विराम लगने लगा था। चाहे एमएलसी की बात करेंगे, शिक्षकों की बात करेंगे, शिक्षक नेता की बात करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन की बात करेंगे, उनकी तरफ से लगातार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार हो रहा था, और के पाठक के कार्य पर, एक्शन पर जो है लगातार सवाल उठ रहा था। ऐसे में के पाठक अब नाराज हैं, और सिस्टम से नाराज हैं, ये साफ तौर से हम बता रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने प्रभार का परित्याग किया था स्वतः, उसके बाद ही न्यूज 18 ने कहा था कि अब के पाठक का मोह भंग हो गया शिक्षा विभाग से, और जिसके बाद हमारी खबर पर मोहर लगी और उन्होंने छुट्टी की अवधि बढ़ा दी, ना कि 17 या 18 तारीख से वो। रजनीश, सवाल ये भी कि जो आदेश इनकी तरफ से जारी हो रहे थे, और अगर उस आदेश को वापस किया जा रहा था तो उसमें बिना मुख्यमंत्री की सहमति के, सरकार के अधिकारियों से चर्चा के ये फैसला तो हो नहीं रहा होगा। तो क्या एक सिर्फ
औपचारिकता मात्र है जो मुलाकात के तौर पर थोड़ी देर में नजर आएगी मुख्यमंत्री और के पाठक के बीच में? देखिए, ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी सूबे के मुखिया हैं और ऐसे में के पाठक जब भी कोई बड़ा फैसला लेते थे, विरोध होता था, सीएम नीतीश कुमार बीच में आते थे और उसके बाद वो फैसला वापस हो जाता था। ऐसे में के पाठक को आखिरी बार सीएम नीतीश कुमार अभी जो संज्ञान आया है बुलाया गया है उनको, और के पाठक से आखिरी बार बातचीत होगी और समझाया जाएगा। के पाठक अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नए एससीएस को जिम्मा मिलेगा। ये देखना शाम तक जो दिलचस्प होगा विभा। लेकिन ये बात तो तय हो गई रजनीश कि जिस आजादी के साथ जिस तरीके के फैसले के पाठक ले रहे थे, अगर उनकी वापसी भी होती है तो उस तरह का फैसला वो स्वतंत्र तौर पर ले पाएंगे, इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। देखिए, के पाठक जो है कहीं ना कहीं नाराज हैं और नाराजगी की वजह सिर्फ और सिर्फ है उनके काम पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगना, दखलंदाजी करना, जो एक्शन लेते थे उसका विरोध होना। तो जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो लड़ाई शुरुआत में देखी गई थी, वही लड़ाई एक तरह से अब इंटरनल जो है वो अब के पाठक को दिख रही है और के पाठक यही वजह है कि नाराज हैं और नाराजगी होने की वजह से शिक्षा व्यवस्था के जो सिस्टम जो है उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, चाहे वो नए शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर हो या शिक्षकों के बीच जो मनोवैज्ञानिक रूप से असर हो, वो दिखने लगा है। के पाठक के रहने और नहीं रहने का जो फर्क है वो विभाग से लेकर सरकारी स्कूल और कॉलेजों में भी दिखने लगा। तो कुल मिलाकर सरकार बीच में आ गई है। नीतीश कुमार अगर बातचीत करते हैं, समस्या का हल होता है, तो फिर से के पाठक आपको शिक्षा विभाग में दिखेंगे, नहीं तो नए अधिकारी आपको एससीएस के रूप में नजर आएंगे। रजनीश, नीतीश कुमार खुद बातचीत करने वाले हैं के पाठक से, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार क्या बात रख सकते हैं, किस तरीके की बदलाव की बात कर सकते हैं के पाठक से कि वो इस विभाग में बने रहें? देखिए, मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो अंतिम फैसला है और मुख्यमंत्री के बिना सहमति के किसी भी विभाग में चाहे वो एससीएस हो या फिर सचिव रैंक के अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होती है। ये बड़ा पद है और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग जैसे पद पर एससीएस को काबिज करना ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। अगर मुख्यमंत्री मना लेते हैं, के पाठक मान जाते हैं, तो निश्चित रूप से के पाठक फिर से नजर आएंगे। लेकिन अगर के पाठक अपनी जिद पर कायम रहते हैं कि हाँ वो उन्हें आजादी चाहिए और उनके काम में आखिर में एक सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब, क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी चुनाव नजदीक हैं, उस लिहाज से भी के पाठक की कार्यशैली नाराजगी को पैदा कर रही थी, जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे थे, इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए भी ये बदलाव अगर भविष्य में दिखता है तो संभव है? देखिए, कह सकते हैं क्योंकि जो के पाठक का काम है 80% काम का विरोध नहीं हुआ। कुछ ऐसे आदेश हैं स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, छुट्टियों में कटौती को लेकर, कड़ाई को लेकर, तो इन चीजों का विरोध हुआ। शिक्षकों में भी लगभग 80% शिक्षक जो हैं वो के पाठक के फैन हैं और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले उनके जन्मदिन को लेकर शिक्षकों ने फेसबुक से लेकर ट्विटर पर बधाई दी। तो चलिए रजनीश, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए क्योंकि ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, क्योंकि मुलाकात होती है तो क्या एससीएस के पाठक जो है उन्हें मना लिया जाता है या फिर एक नए अधिकारी को नई जिम्मेदारी दी जाती है? बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना सीएम मोहन यादव पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोहन यादव का स्वागत किया है। तो पटना में भव्य स्वागत किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम पटना पहुंचे हैं। इसके हॉल में बीजेपी का कार्यक्रम है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और ये नेता नजर आ रहे हैं, जहां पर स्वागत किया गया है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का। इसके हॉल में सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम है। यादव वोट बैंक पर खास करके बीजेपी की नजर और शायद जो आरजेडी का वोट बैंक है उसमें संधमारी की कोशिश और उसी को लेकर के एक बड़ी कवायद मानी जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पटना में सीएम मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम है वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही सीएम मोहन यादव का स्वागत किस तरीके से किया गया है वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को सियासी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खास करके जो वोट बैंक है आरजेडी की, यादव की, उस वोट बैंक में कैसे सिंधमारी की जाए, क्योंकि इससे पहले भी लगातार कई दफे ऐसे इवेंट बीजेपी ने किए जिसमें यादवों की बात तो लगातार की जाती रही, क्योंकि यादव वोट बैंक ही ऐसा वोट है जो बीजेपी से थोड़ा छिटका हुआ है, तो उसको साथ मिलाने की, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश है। और यही वजह है कि
मोहन यादव का यह कार्यक्रम रखा गया है और कई पदों पर भी यादव समाज से जो आने वाले नेता हैं उनको आसीन किया गया पदों पर, और एक रणनीति के तहत इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या इस किले को भेदने की कोशिश में कामयाब बीजेपी होगी, जिस किले को, जिस गढ़ को और खास करके यादव वोट बैंक को बचा करके आरजेडी ने अपने साथ रखा है। तो महत्वपूर्ण वोट बैंक या आरजेडी का और खास करके बिहार की सियासत को लेकर के देखें तो अपनी तैयारी बीजेपी कर रही है। चाहे बात लोकसभा चुनाव की करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, उन सब सारी सीटों पर नजर भी है। तो ऐसे में किस तरीके से इस वोट बैंक को भी अपने साथ लेकर के आया जाए ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके, और इसी को लेकर यह बड़ी तैयारी, बड़ा कार्यक्रम इसे माना जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीर हम पटना से आपको दिखा रहे हैं, इसके हॉल से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव पटना पहुंच चुके हैं और सीएम मोहन यादव का स्वागत बीजेपी के नेताओं ने किया है। नंदकिशोर यादव आपको नजर आ रहे होंगे, विजय चौधरी हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और मोहन यादव पटना में। और मकसद ये है कि जो MY समीकरण है आरजेडी की, उस में वाई समीकरण को कैसे अपने पाले में किया जा सके, इस कोशिश के साथ मोहन यादव का कार्यक्रम तय किया गया है, जहां पर आपको अच्छी खासी तादाद में जो वोट इस पाले में कर सके वैसे नेताओं की मौजूदगी नजर आ जाएगी। और सिर्फ मौजूदगी मात्र नहीं है, एक खास स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि कैसे ये दिखाया जा सके कि जो अधिकार की बात होती है वो परिवार से बाहर निकलकर बीजेपी जो है वो देती है। और इसी वजह से अगर बिहार की स्थिति को देख लिया जाए तो वो आरजेडी सिर्फ अपने परिवार में ही राजनीतिक ताकत को समेट कर रखती है, जबकि इसके विपरीत बीजेपी जो है वो एक आम आदमी को, एक आम कार्यकर्ता को, पार्टी के एक पदाधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी शीर्ष पदों तक कैसे पहुंचाती है, कैसे आम जनता के साथ वो जुड़ती है, उस दिशा में कार्य करने वाली सोच सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी का मकसद साफ नजर आता है, लोकसभा चुनाव 2024 लक्ष्य यही, और मोहन यादव उस लक्ष्य को कैसे और ज्यादा पुख्ता करेंगे, कैसे उसे जीत में तब्दील करेंगे, उस दिशा में उनका ये कार्यक्रम। बीजेपी और खास करके श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के द्वारा यहाँ पर तैयारी की गई थी, और यहाँ पर तैयारी की गई थी, और अब देखिए मोहन यादव यहाँ पहुंच चुके हैं और एसकेएम हॉल में, और उनके लिए बड़ी तैयारी की गई थी। जो मोहन यादव की जो टीम है वो यहाँ पर इस मंच पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश से उनके साथ में आई है, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मोहन यादव को सुनने, उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं। जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर अब कुछ ही देर में मंच पर भी मोहन यादव नजर आएंगे। और ठीक कहा आपने कि बीजेपी में हमेशा जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें मौका दिया जाता है, और मोहन यादव इसके एक बड़े उदाहरण भी है। और यही कारण है कि जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद ही बिहार में चर्चा तेज हो गई थी कि मोहन यादव बिहार कब आएंगे। उसके बाद श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के द्वारा तैयारी की गई, और मोहन यादव आज पटना यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बिहार के पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और एक बड़ी सभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। पूरा हॉल जो है वो भरा हुआ है, और बाहर में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो मोहन यादव के जो चाहने वाले लोग हैं, जो उन्हें देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी की तरफ से भी तैयारी की गई थी, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के बैक सपोर्ट में जो बीजेपी के जो लोग हैं वो थे, और खास करके जो बीजेपी
के यादव समाज से जो आने वाले नेता थे, उन नेताओं ने भी इसके लिए तैयारी की थी, क्योंकि एक मैसेज भी देना था, आरजेडी को मैसेज देना था, लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है उसे मैसेज देना था कि बीजेपी में भी जो यादव के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए जो मोहन यादव है वो इस वक्त मंच पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मोहन यादव और मोहन यादव, जो भीड़ है, जो लोगों की भीड़ है, उस भीड़ में मोहन यादव की तस्वीर देखिए। लोगों की भीड़ में मोहन यादव खुद पहुंच चुके हैं और पुष्प वर्षा मोहन यादव के द्वारा किया जा रहा है। आमतौर पर जब नेता आते हैं तो मंच पर आते हैं, लेकिन ऐसे कई मौके देखे गए हैं जब बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार आप तक पहुंचा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और सचमुच सियासी लिहाज से हर एक कार्यक्रम, हर एक आयोजन जो है इस वक्त किया जाता हुआ हर पार्टी की तरफ से, और उसी कड़ी में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाकर यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। तो राम जन्मभूमि पर 6 डाक टिकट को जारी किया गया है, जिसमें पीएम मोदी ने राम मंदिर पर यह डाक टिकट जारी किया। डाक टिकटों का संग्रह जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। डाक टिकटों का एक एल्बम भी इस दौरान जारी हुआ है। डाक टिकट अहम भूमिका निभाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भाई डाक टिकट बड़ी सोच का एक छोटा बैंक है। डाक टिकट अगली पीढ़ी तक संदेश वाहक है, ये संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। रामायण ने प्रेम की सीख दी, डाक विभाग को संतों का मार्गदर्शन, मंदिर के वास्तु को टिकट पर प्रिंट किया गया है। औरंगाबाद के दाऊदनगर में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा हो गया जब उन्हें देखने पहुंचे लोगों की भीड़ एक्ट्रेस के देर से पहुंचने पर आक्रोशित हो उठी। इस दौरान उन्हें भी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत कुल 3 लोग घायल हो गए। और बाद में अक्षरा को पुलिसकर्मियों ने अपने घेरे में लेकर वहां से निकाला और फिर पटना के लिए वो रवाना होकर गई। अक्षरा एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्घाटन के मौके पर दाऊदनगर पहुंची हुई थी। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां हाईकोर्ट के वकील को धमकी मिली है। जान से मारने की धमकी हाईकोर्ट के वकील को दी गई है। वकील कौशलेंद्र नारायण को यह धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल पर उन्हें धमकी मिली है। वकील को कनाडा से धमकी मिली है। कनाडा से कॉल की बात सामने आ रही है। कनाडा से व्हाट्सएप कॉल आया था। कोतवाली थाने में इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई है। थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और सीधे आपको लिए चलते हैं एसकेएम मॉल, जहां पर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए। और मंच से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत उनका किया। और यहां इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी के जो यादव समाज से आने वाले जो नेता हैं उनकी मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। और बीजेपी ने यहाँ पर देखिए कितनी भव्य तैयारी की हुई है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस स्ट्रैटेजी के साथ यादव वोटरों को अपने पाले में करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, जिसमें ये मैसेज देती वो नजर आएगी कि भाई देखिए मोहन यादव, अगर मोहन यादव के बारे में आप जानें तो आपको पता चलेगा कि मोहन यादव को इस बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में उनके नाम को आगे करना, जब चर्चाओं में मोहन यादव बिल्कुल भी नहीं थे, ऐसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को इस शीर्ष पद तक पहुंचाकर बीजेपी ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी दिखाई, जिसमें माना जा रहा है कि वो बिहार में भी उस वाई समीकरण को साधने का प्रयास करेगी, जिसे आरजेडी कहती रही है कि ये भाई हमारे साथ हमेशा से रही है और कहीं छिटकने वाली नहीं है, कहीं जाने वाली नहीं है। तो क्या बीजेपी अपनी इस स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल हो पाती है? क्या उसे इसमें सफलता मिल पाती है? मोहन यादव कितने यादव वोटरों को बीजेपी के पाले में कर पाते हैं, ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त इस कोशिश के साथ तो बीजेपी कम से कम राहुल जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, तो इस यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। लेकिन सवाल ये भी है कि मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यादव समाज को कितना अपने आप में बटोर पाते हैं, ये भी सवाल है। क्योंकि मोहन यादव को आगे जरूर रखा गया है, लेकिन
बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार में मोहन यादव कितना कारगर साबित होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और बड़ी खबर इस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बड़े बयान से जुड़ी हुई, जिसमें अधिकारी की पिटाई पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। वो हमारा परिवार का सदस्य हो या रिश्तेदार, कार्रवाई होगी। अभी आप लोगों ने तेजस्वी को जाना ही नहीं है। मैंने खुद फोन कर जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा है। मुझे जानकारी मिलते ही अधिकारी से मैंने बात की और कार्रवाई की बात कही गई है। दोषी भी चाहे वो कोई भी हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो सगे हो या फिर रिश्तेदार, यानी कि हर कोई जो गलत करेगा उसे उसकी सजा भुगतनी होगी, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। अगर वो दोषी साबित होता है, दोष सिद्ध होता है, तो कार्रवाई जरूर हो। और तेजस्वी यादव की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया, भाई कॉल मैंने ही किया था, मैंने ही जानकारी ली अधिकारियों से और सीधे तौर पर कहा है कि अगर इसमें सच्चाई है, इसमें संलिप्तता है, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया है कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो सगा हो, दूसरा कोई हो, अगर कोई गलत करता है तो कार्रवाई होगी। और तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने खुद संज्ञान लिया और ये बड़ा बयान सामने आया है। अधिकारी की पिटाई पर तेजस्वी का यह बयान सामने आया कि जिन्होंने गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सगे हो। में करने की परंपरा रही है। हम अपनी परंपरा का सम्मान और नवीनता का स्वागत करते हैं। एक बार फिर आप सभी, इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है। आप सबों से आग्रह है कि उस जोरदार ताली से इस उद्घाटन का स्वागत करें। डॉक्टर मनमोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश मध्य प्रदेश। शंख बजाओ यार, बजाओ। हाँ, एक बार जोर से। अब दीप प्रज्वलन के बाद शंखनाद हो रहे हैं। शंखनाद किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए होता है। हरे
यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आप मील मजदूर पुत्र होते हुए भी आपने शिक्षा की भगवती सरस्वती के पुजारी रहे। आपने उज्जैन में सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पे बीएससी, एलएलबी, एमबीए, एमए और उसके बाद फिर आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप जिस समय मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री, आपने पूरे देश में जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात है, मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन किया। आप उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। आप मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष रहे। आप उज्जैन के समग्र विकास के लिए अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो अमेरिका द्वारा आपको महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। आपको इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। आपको मध्य प्रदेश में पर्यटन के निरंतर विकास के लिए वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। आप छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहे। राष्ट्रीय महामंत्री के पद के दायित्व का भी निर्वहन किया। भारतवर्षे गूंजे नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राम जन्मभूमि पर 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं। 22 जनवरी की अगर बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा उस दिन की जानी है और इससे पहले राम जन्मभूमि पर 6 डाक टिकट जारी किया गया है। पीएम मोदी ने ये डाक टिकट जारी किया है। पीएम मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट जारी किया। डाक टिकटों का संग्रह जारी किया गया। डाक टिकटों का एक एल्बम भी जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। डाक टिकट अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। डाक टिकट बड़ी सोच का छोटा बैंक है। डाक टिकट अगली पीढ़ी तक संदेश पहुंचाते हैं। रामायण ने प्रेम की सीख दी, ये भी बात पीएम मोदी ने कही है। डाक विभागों को संतों का मार्गदर्शन, मंदिर के वास्तु को टिकट पर प्रिंट किया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पोस्टल स्टैम्प का एक कार्य हम सभी जानते हैं। उन्हें लिफाफे पर लगाना, उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना। लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या आने का निमंत्रण पूरे देश में बांटा जा रहा है।
हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों में भी राम मंदिर आने का न्योता दिया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पटना के दलित बस्ती कमला नेहरू नगर में राम मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रण दिया। मुसलमान समाज के लोगों ने भी आमंत्रण को स्वीकार किया। राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है और उसके पहले बिहार में हिंदू हो या मुसलमान तमाम लोग इस वक्त राममय दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पर हम इस वक्त राजधानी पटना के एक मोहल्ले में खड़े हैं जहां पर देखिए ये कमला नेहरू नगर है, जहां पर अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो मुसलमान तबके के लोग हैं, वो लोग भी इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। खासतौर पर जो पूरे देश में जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और घर घर जाकर के लोगों को अयोध्या आने का न्योता दे रहे हैं। आप लोग जो अभियान चला रहे हैं, कितनी सफलता मिल रही है इसमें? देखिए, देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया में श्री राम जी के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा है, उस संदर्भ में पूरी दुनिया में श्री राम जी के खुशी के पल दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं है, खास तौर से भारत में, कि जहां दीप न जले और खुशियां न हो और मिठाइयां न बटे। पूरा भारत खुशी में लबरेज है। आज इस अवसर पे ये जो मोहल्ला है, खास तौर से माइनॉरिटी का, इस मोहल्ले में सारे लोग निमंत्रण देकर प्रमुखता से हम सबको बुलाया कि हम सबके सब चलेंगे। 1990 से जब राम जी का आंदोलन चल रहा था, जो 500 वर्षों से एक तंबू के नीचे थे, तो उस समय भी हजरत मौलाना तुफैल खां कादरी साहब उस आंदोलन में जुड़े थे और अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि जिस तरह सूरज की किरणें हिंदुस्तान में सभी के लिए आम है, उसी तरह हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हम सभी के लिए राम है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जैसे जैसे भगवान श्री राम की अयोध्या में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के तारीख नजदीक आ रही है, पूरे देश में भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं। सासाराम के एक निजी स्कूल के बच्चों ने चलती बस में भगवान राम के भजन पर झूमते नजर आए। अपने अपने सीट पर बैठकर बच्चे भगवान राम के भजन को गुनगुना रहे हैं। बच्चों का भगवान श्री राम के भजन पर झूमता हुआ यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान की शुरुआत 16 जनवरी से ही शुरू हो गई है। आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। भगवान श्री राम आज गर्भगृह में जाएंगे और उसके मद्देनजर सरयू के किनारे सुहागिन महिलाएं पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे की झोली भर रही हैं और योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। वही जो राम रचि राखा, प्रभु श्री राम जो रचते हैं वही होता है। प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो चली है। प्राण प्रतिष्ठा की जो तस्वीर है वो अयोध्या में अब नजर आने लगी है। महानुष्ठान भी शुरू हो गया है। सरयू तट पर प्रभु श्री राम के आने की खुशी में पूजन की जा रही है। सुहागिन महिलाएं यहाँ दुर्दरिया पूजन करती हुई नजर आ रही है। कहते हैं कि जब कोई शुभ कार्य पूर्ण होने वाला होता है, जब उसकी शुरुआत होती है, वो पूर्ण होता है, उसकी कामना लेकर महिलाएं दुर्दरिया पूजन करती है, एक दूसरे की झोली भरती है, कलश होता है, चना, गुड़ और चावल महिलाएं एक दूसरे की झोली में भरती हैं और अपनी खुशी जाहिर करती है, मंगल गीत गाती है। और सरयू के तट पर कई महिलाएं, यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं एक दूसरे की झोली भर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं और बिल्कुल अलौकिक तस्वीर नजर आ रही है। खुशी इतनी जल्दी आएंगे? नहीं, कभी नहीं विश्वास था, लेकिन सोचिए कि खुशी के मारे रोए रोए एकदम प्रफुल्लित हो जा रहे हैं। भगवान ने मुझे, हम लोग इतने भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में राम जी का आगमन हो रहा है। उसकी खुशी में हम लोग कैसे मंगल गीत गाकर प्रभु श्री राम का आप लोग स्वागत कर रही हैं?
हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत के जय श्री राम के ऐसे कर रहे हैं। और आज आसान मैया के दूरिया हम लोग सभी जो है इकट्ठा होकर के सब कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, सभी लोगों को। प्रभु श्री राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, आप लोग कैसे कैसे बुला रही हैं उन्हें? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, घोड़ी के भाग आज जग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। धुन सुनाई दे रहे हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीपावली तो मनाई जाएगी 22 जनवरी को, पूरे देश में दीपोत्सव होगा, लेकिन सरयू तट सज चुका है। दुर्दरिया की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, महिलाएं मंगल गीत गा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जगह उत्साह दिख रहा है। जमुई के मलयपुर के ऐतिहासिक काली मंदिर में भी राम दरबार और राधा कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। जयपुर से आया प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है, जो 22 जनवरी को संपन्न होगा। भगवान राम की अयोध्या में जब रामलला विराजेंगे तो मलयपुर में भी राम दरबार की प्रतिमा को लेकर माहौल भक्तिमय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जैसा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में यूं कहे कि सनातन धर्म में उत्साह है। और जमुई में भी अगर देखा जाए तो जमुई के मलयपुर स्थित काली मंदिर में भी भगवान राम दरबार की प्रतिमा और राधा कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है और उसका भी प्राण प्रतिष्ठा का आज से शुरू हो गया। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यही जमुई का मलयपुर का काली मंदिर है और प्राचीन भव्य ऐतिहासिक काली मंदिर है और इसी काली मंदिर परिसर में राम दरबार की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान की यहाँ पर प्रतिमा रखी गई है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। और एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि राधा कृष्ण की भी प्रतिमा है। बता दें कि राजस्थान के जयपुर में यह प्रतिमा बना, निर्माण हुआ और उसके बाद इसको माँ काली मंदिर परिसर में रखा गया है। भगवान सब लोग हैं ही, राम दरबार और कृष्ण दरबार भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। आदमी को इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह ही सबको दर्शन हो जाएगा। कहाँ से प्रतिमा को लाया गया है? जयपुर से। कितने दिनों में तैयार हुआ प्रतिमा? 3 महीना में। 3 महीना? जी। तो कब तक ये अनुष्ठान आपका प्राण प्रतिष्ठा का कब से शुरुआत हो रहा, कब तक चलेगा? आज से शुरुआत है कलश यात्रा के साथ और 25 तारीख तक। 25 तारीख को लास्ट अंतिम राम धुन होगा 24 घंटे का। राधा कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है और उसी दिन 22 तारीख को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। अयोध्या राममय है, पूरे देश भर से भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और साथ में अलग अलग उपहार भी ला रहे हैं। रामलला के लिए बाल गोपाल, कृष्ण लल्ला के लड्डू गोपाल का स्वरूप लेकर भक्तों की टोली अयोध्या पहुंची। साथ में श्री राम के लिए घी से बने राम वाले लड्डू भगवान को चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। भक्तों से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। और चलिए आपको सीधे अब पटना लिए चलते हैं। पटना की तस्वीर सामने आ रही है, स्केम हॉल की तस्वीर है जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, जिनका अभिनंदन समारोह है। और इस कार्यक्रम के जरिए यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर और उसी के तहत एक स्ट्रेटेजी इस बड़े कार्यक्रम को करने के लिए। और ये तस्वीर मंच से आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोहन यादव का स्वागत किया गया है। और देखिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके मॉल में बीजेपी का यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बहाने कैसे बीजेपी और बिहार में सशक्त हो आने वाले लोकसभा चुनाव में, खास करके जो यादव कि वो यादव वोट बैंक है वो कैसे बीजेपी के साथ आ सके, इस पर नजर है। क्योंकि यादव वोट बैंक की अगर बात करें तो इस पर आरजेडी का कब्जा और काफी समय से यादव वोट बैंक आरजेडी से जुड़ा हुआ है और उसी में सेंधमारी करने की कोशिश है। तो सियासी दृष्टिकोण से भी यह कार्यक्रम बीजेपी के लिए काफी
अहम है, चुनावी दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। देखना भी होगा कि मोहन यादव का यह कार्यक्रम बीजेपी के लिए बिहार में कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के संघ के काफी नजदीक माने जाते रहे मोहन यादव, और एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उन्हें दी। और ऐसे कई मौके आए जब यादव समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी नजर आ रही है। खास करके बिहार की अगर बात करें, जो वोट बैंक अछूता है थोड़ा बीजेपी से, उस वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश, हमारे सभी गणमान्य नेता लोग भी आए, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके माध्यम से बीजेपी की अपनी तैयारी है, और इस तैयारी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मकसद भी अभिनंदन करवाना चाहेंगे। इसलिए आप सबों से निवेदन और देखिए आप सबों से निवेदन मोहन यादव को बुके दे करके, फूल दे करके उनका स्वागत किया जा रहा है, और अभिनंदन समारोह आपको इस बैनर में नजर भी आ रहा होगा। और इससे पहले जब मोहन यादव पहुंचे तो नंदकिशोर यादव भी साथ थे। तो कई ऐसे चेहरे हैं, उसको सामने लाने की कोशिश। सम्राट चौधरी भी उस वक्त मौजूद थे, विजय चौधरी मौजूद थे जब मोहन यादव का आगमन पटना में हुआ। उस दौरान उनका स्वागत किया गया, और अब ये मंच से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंच पर अभिनंदन किया जा रहा है और लोग उनसे एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए एक एक लोगों से मुलाकात बात करते हुए मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और जब मोहन यादव की एंट्री भी हुई इस कार्यक्रम स्थल पर, तो वो लोगों के बीच से होकर के आए, वो सीधे मंच पर नहीं पहुंचे। तो शायद यही कोशिश है कि किस तरीके से जो शीर्ष नेता है वो लोगों के बीच में होकर के रहे। और देखिए कैसे जो प्रतीक के चिन्ह है बिहार से जुड़े हुए, वो भी भेंट मोहन यादव को किए जा रहे हैं। और देखिए कि एक लोगों से 1 to 1 कह सकते हैं कि एक मुलाकात का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और ऐसा कार्यक्रम जो कहीं ना कहीं इस समाज को भी एक साथ लाने की कोशिश, और बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो इस समाज से जुड़े हुए हैं। और खास करके हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि आज जो हॉल में लोग आए हैं और इस समाज की भी भागीदारी इस कार्यक्रम में ज्यादा नजर आ रही है। तो मुख्य मकसद यही लग रहा है, क्योंकि आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी भी खास करके सवर्णों को साधने की कोशिश कर रही है, और ऐसे मौकों पर बीजेपी भी पीछे नहीं रहना चाहती है कि किसी भी वोट बैंक को अपने से दूर रखे। और ये संदेश भी है कि परिवारवाद से दूर होकर के समाज के हर तबके को बीजेपी जगह देती है, चाहे वो कोई मामूली सा ही कार्यकर्ता क्यों ना हो। तो ये संदेश देने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये कोशिश कितनी रंग लाएगी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम है, आज यह कार्यक्रम है, फिर से वापस मध्य प्रदेश मोहन यादव लौट जाएंगे, लेकिन कितनी छाप बिहार पर छोड़ के जाएंगे, यादव पर छोड़ के जाएंगे, और यादव के लिए कितना कारगर साबित होंगे मोहन यादव, या फिर बीजेपी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या यादव की भागीदारी के बाद बीजेपी करेगी। कृष्ण की मूर्ति के साथ अभिनंदन। तो ये तस्वीर हम आपको पटना की दिखा रहे थे, और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अनुष्ठान का सिलसिला जारी है। आज रामलला की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान हो रही है। विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, क्या तस्वीर है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल राहुल, आज का दिन खास है। भगवान श्री राम के लिए अनुष्ठान की शुरुआत तो 16 को हो गई थी, लेकिन आज सरयू नदी की पूजा की गई है। सुहागिन महिलाएं सरयू नदी के किनारे एक दूसरे का आंचल भरती हुई नजर आई हैं, और जगह जगह जितने भी सारे होटल्स हैं लगभग सभी फुल हैं, क्योंकि अयोध्या नगरी सभी को प्यारी है, भगवान श्री राम सभी को प्यारे हैं, और जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहां आ रहे हैं। यहाँ होटल के बाहर कई सारे होटल्स हैं जहां आप कई लोगों को देख सकते हैं। सभी का सपना पूरा हुआ है, सभी चाहते थे कि भगवान आए, भगवान आ रहे हैं, और उसके मद्देनजर अयोध्या की जो सुंदरता है वो देखते बन रही है। चारों तरफ सिर्फ राम
धुन ही सुनाई दे रहे हैं। जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। सरयू नदी के किनारे पूजा हो गई है और कई सारे भक्त भी हैं। चारों तरफ आपको लोग नजर आएंगे। सर, होटल से आराम से मिल गए? बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छा होटल है यहाँ। और कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अयोध्या कितनी बदली है? बहुत कुछ बदल गया है। जो पहले आए रहे होंगे और अब देखेंगे तो उसमें उनको बहुत अंतर दिखाई देगा। बहुत लोग ये समझ नहीं पाएंगे हम पुरानी अयोध्या में आए हैं। अच्छा लग रहा है देखकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुशी कितनी है? भगवान आ रहे हैं? अत्यधिक खुशी है। कई लोग कह रहे हैं कि भगवान तो हर जगह रहते हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है, लेकिन जन्मस्थली जो होती है, जहाँ जिसका जन्म होता है उसका विशेष स्थान होता है। विशेष स्थान है। कभी मातृभूमि को कोई भूल नहीं सकता, कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने जन्मस्थली पर कहीं भी रहे, दुनिया में कहीं भी रहे, वहाँ घूम के आता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। यहाँ भगवान राम जन्म लिए थे, यहाँ से ही सारी जितनी भी उन्होंने फतेह किया, जितनी कामयाबियां हासिल की, वो यहाँ अगर पैदा नहीं होते तो कहाँ कैसे कर पाते। तो इसका विशेष महत्व इसलिए और है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो लखनऊ से आया हूँ। बिल्कुल, तो महत्व होता है, उस स्थान का महत्व होता है और ये स्थान वही है, अयोध्या वही है जहां भगवान श्री राम जन्म लिए थे। लगभग राहुल 500 सालों का इंतजार है और एक अरसा, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो इस क्षण को देखना चाहते थे लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं है। हम और आप और ना जाने कितने ऐसे लोग जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मान रहे हैं कि वो इस क्षण को देख पा रहे हैं जब भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे। 12 सालों का जब उन्होंने वनवास काटा था, उसके बाद जब अयोध्या आए थे, पूरे देश में दीपावली आज तक मनाई जाती रही है क्योंकि भगवान आए थे। घर की साफ सफाई की जाती है क्योंकि भगवान आए थे और बिल्कुल उसी की तस्वीर अयोध्या में नजर आ रही है। जहां भी आप जाएंगे आपको साफ सफाई नजर आएगी, सड़कों पर रंगोली नजर आएंगे और सब लोग यही अपेक्षा भी कर रहे हैं कि पूरे देश में 22 जनवरी को सड़कों पर रंगोली बनाई जाए क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और अगर भगवान श्री राम की हम बात करें तो बिहार से बड़ा उनका गहरा नाता है। बिहार, मिथिला, जहाँ की बेटी माँ जानकी उनकी पत्नी है और यही वजह है कि बिहार के लोगों में खासा उत्साह देखते बन रहा है क्योंकि माँ जानकी जो बिहार की बेटी है उनका घर बसने जा रहा है। मैथिली जो रामायण है उसमें जिक्र है माँ जानकी का, यानी जो मैथिली है उनका घर बसने जा रहा है अयोध्या में। उनका जिस तरीके से वो एक टाट में रहती थी, एक झोपड़ी में रहती थी, अब झोपड़ी से जो महल का सफर है वो होगा। हालांकि मंदिर का द्वार जो है बंद कर दिया गया है। मंदिर में किसी को अंदर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। मंदिर में भगवान की मूर्ति कल ही गई थी और आज गर्भगृह में मूर्ति को ले जाया जाएगा और उसके मद्देनजर जो सुरक्षा है वो भी पुख्ता कर दिए गए हैं। जगह जगह कई चौक बनाए गए हैं। चलिए, बिल्कुल, तो अद्भुत अलौकिक ये तस्वीर है और पूरी अयोध्या नगरी राममय है। बहुत बहुत शुक्रिया विनेता इस तस्वीर के लिए। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।